भोपाल स्टेशन की रियल हॉरर स्टोरी। हेलो दोस्तों, आज मैं जो कहानी सुनाने वाला हूं, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, क्योंकि इस घटना के बाद शारिक की जिंदगी बदल गई। इस घटना का असर शारिक पर इतना पड़ा कि अगर वह इसे याद भी कर लेते हैं तो गहरे सदमे में खो जाते हैं। शारिक पूरी जिंदगी में उस रात को ना भूल पाए। और अब आगे की कहानी हम शारिक के ही शब्दों में जारी रखेंगे। नाम शारिक खान है और मैं भोपाल जिले के सुंदर नगर एक छोटे से मोहल्ले में रहता हूं। हमारे साथ परिवार में दादा दादी चाचा चाची सब साथ में ही रहते हैं। मेरे माता पिता भाई हम सब दिल्ली में ही रहते हैं, क्योंकि मेरे पापा का ट्रांसफर 3 साल पहले ही दिल्ली के फरीदाबाद में हुआ था। और जब से ही हम दिल्ली में रहते हैं और हम साल में 1 या 2 बार पूरे परिवार के साथ भोपाल जरूर आ जाते हैं। वैसे मैं आपको यह घटना जो बताने जा रहा हूं, यह मेरे साथ 2016 8 मार्च जब हम भोपाल से वापस अपने घर दिल्ली जा रहे थे। हमें दिल्ली के लिए ट्रेन भोपाल स्टेशन से ही पकड़नी थी और हम शाम को लगभग 7 बजे ही स्टेशन पर पहुंच गए। हमारी ट्रेन रात 10-11 बजे की थी। मैं और मेरे पिताजी हम सब स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही बैठे हुए थे। हम लोगों ने वही खाना वगैरह सब खाया और ट्रेन का इंतजार ही कर रहे थे। मैं प्लेटफॉर्म पर इधर उधर घूम रहा था। मैंने देखा एक लड़की प्लेटफॉर्म की एक बेंच पर अकेले ही बैठी हुई थी और वो मुझे ही देख रही थी। उसको देखकर मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था, पर मैंने इस बात पर ज्यादा कोई ध्यान नहीं दिया और जहां मेरे घर के सभी लोग बैठे थे उसी तरफ जाने लगा। प्लेटफॉर्म पर भीड़ बहुत थी और मुझे भीड़ में थोड़ी बहुत बेचैनी भी महसूस होती है, इसलिए मैं फौरन पापा के पास आने लगा। मैं चल ही रहा था कि तभी मुझे लगा किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैं रुककर तुरंत पीछे पलटा, पर अब मेरे पीछे कोई नहीं था। मैंने सोचा इतनी भीड़ है और इसी भीड़ में से ही किसी का हाथ मेरे कंधों पर पड़ गया होगा, इसलिए मैं जाकर वहीं बैठ गया जहां मेरे परिवार के सब लोग बैठे थे। और थोड़ी देर में हमारी ट्रेन भी आ गई जिसमें हमें बैठकर दिल्ली जाना था। और ट्रेन आते ही पूरे स्टेशन पर भागा दौड़ी मच गई ट्रेन में बैठने के लिए, और ट्रेन से भी भारी संख्या में लोग नीचे उतर रहे थे। हम भी भागकर जनरल डब्बा ढूंढ रहे थे और जैसे तैसे मैं और मेरे परिवार के लोग उसमें घुस तो गए, पर हमने अंदर देखा, अंदर बैठने तो क्या, कहीं पैर रखने की भी जगह नहीं थी। इतनी बुरी हालत थी उस जनरल बोगी में और मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था भीड़ की वजह से। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा जब ट्रेन चलेगी तो रास्ते में थोड़ी दूर जाते ही सीट मिल जाएगी बैठने के लिए। और ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर में 2 स्टेशन के बाद हम सभी सीट पर बैठ गए और लगभग 12 या 1 बजे करीबन ट्रेन में अच्छी शांति भी हो गई थी और मैं भी जाकर ऊपर की सीट पर सो गया। लेकिन मेरी आंख 2 बजे खुली तो मैंने देखा बोगी में लगभग सभी लोग सो रहे थे। मैं ऊपर वाली सीट से नीचे उतरा। मैंने देखा मेरे माता पिता और भाई बहन भी सो रहे थे। मैं बाथरूम करने के लिए वॉशरूम की तरफ गया, तभी मैंने बाहर की ओर देखा तो ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी हुई थी और स्टेशन पर काफी चहल पहल थी। लोग इधर उधर चल रहे थे और बाहर हवा भी बड़ी अच्छी चल रही थी। इसलिए मैंने सोचा जब तक ट्रेन रुकी हुई है थोड़ी देर बाहर घूम लेता हूं। पर मेरी नजर अचानक एक लड़की पर पड़ी जो दरवाजे पर ही खड़ी थी, और वो लड़की वही लड़की थी जिसे मैंने भोपाल स्टेशन पर देखा था। लेकिन मैं उसे इग्नोर करते हुए नीचे उतर गया। स्टेशन पर थोड़ा आगे ही गया था, तभी मैंने देखा वो लड़की मेरे पीछे पीछे ही चल रही थी। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं उसे टोकूं। लेकिन थोड़ी देर में वहीं मुझे आवाज देती हुई बोली, सुनो जरा रुको तो। मैं पीछे पलटते हुए बोला, जी। उस लड़की ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आप भी इसी ट्रेन से जा रहे हैं क्या? वो मुझे ना इसी स्टेशन पर उतरना था और मुझे स्टेशन के बाहर अकेले जाने में डर सा लग रहा है, तो क्या आप मुझे बाहर तक छोड़ दोगे? उसकी बात सुनकर मैंने कहा, मुझे तो इसी ट्रेन में जाना है। पर मैंने देखा ट्रेन से बहुत सारे लोग नीचे उतरकर स्टेशन पर घूम रहे थे, तो मैंने सोचा ट्रेन यहां थोड़ी देर तक रुकेगी। फिर मैंने उससे कहा, हां चलो छोड़ दूंगा। इतना बोलकर
हम स्टेशन से बाहर की ओर जाने लगे, लेकिन सच बताऊं तो मुझे भी उस स्टेशन पर डर लग रहा था। फिर भी मैं उस लड़की को बाहर तक छोड़ने चला गया। मैं यह भी सोच रहा था, चलो इसी बहाने इससे दोस्ती भी हो जाएगी, क्योंकि इसको मैंने भोपाल स्टेशन पर जब देखा था तभी से यह मुझे बहुत अच्छी भी लग रही थी। मैं आगे आगे चल रहा था और वो पीछे थी। हम थोड़ा सा ही आगे गए होंगे तभी उस लड़की ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया, पर मुझे उस समय समझ नहीं आया कि मैं क्या रिएक्ट करूं। लेकिन जैसे मैंने पीछे मुड़कर उसके चेहरे की तरफ देखा तो मेरे हाथ पैर बुरी तरह कपकपाने लगे। मेरी रगों में चलता खून मानो जमसा गया हो, और फिर एकदम से मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मैंने देखा उस लड़की का चेहरा बिल्कुल खून से लाल था। आंखें दोनों बाहर लटकी हुई थीं और एक हाथ आधा कटा हुआ था। उसके पूरे शरीर से बेपनाह खून बह रहा था। लेकिन उसको देखने के बाद मेरी बस एक ही चीख निकली थी, और उसके बाद मेरा गला तुरंत ही बैठ गया, क्योंकि उस लड़की ने मेरे गले पर अपने नुकीले नाखून घुसा दिए थे। और मैंने देखा वो स्टेशन जहां अभी इतनी चहल पहल थी और लोग इधर उधर चल रहे थे, अब वो सब जैसे गायब से हो गए थे। अब स्टेशन बिल्कुल सुनसान हो गया था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही था। मैं अपने घुटनों के बल नीचे बैठ गया और वह धीरे धीरे मेरा गला दबाने लगी। मेरी सांसें अब उखड़ने लगी थीं। मेरा चेहरा पसीने से तरबतर हो गया। मुझे लग रहा था अब इसी पल मेरी जान निकल जाएगी। मैं बहुत बुरी तरह से तड़प रहा था और तड़पते हुए मेरी एक चीख और निकली। तभी मेरे पापा ने मुझे तुरंत पकड़ लिया और मुझको जगाया तो मैंने देखा मैं उसी ट्रेन में ही हूं और ऊपर की सीट पर सोते हुए एक खतरनाक भयानक सपना देख रहा था। मेरे पापा ने रुमाल से मेरा चेहरा साफ किया जो पसीने से भीग रहा था। उस हल्की हल्की ठंड में भी मुझे पसीना आ रहा था। मेरी धड़कनें अभी भी दुगनी रफ्तार से धड़क रही थीं। उसके बाद मेरे पिताजी ने मुझे अपने पास ही नीचे सीट पर बैठा लिया। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो घड़ी में अभी 2 बज रहे थे। अब मैं उठकर बूढ़ी के वॉशरूम में गया और मैंने अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारे और मुंह धोकर फिर से सीट पर बैठ गया। मैंने सोचा अब जितना भी सफर बचा हो सीट पर ही बैठूंगा। अब मैंने सोच लिया था सोना तो नहीं है, तो मैंने अब बचा हुआ पूरा सफर जागते हुए ही पूरा करूंगा और सीट पर बैठकर ही मैंने पूरा सफर तय किया। जब हमारी ट्रेन फरीदाबाद स्टेशन पर रुकी और हम सभी सामान उठाकर ट्रेन से नीचे उतर ही रहे थे कि मेरी नजर सामने वाली सीट पर पड़ी, तो मैंने देखा कि वो लड़की भी अपना सामान लेकर उतर रही थी, जिसको मैंने भोपाल स्टेशन पर देखा था और रात में सपने में भी देखा था। उसको देखते ही मानो मेरा दिल फिर जोर जोर से धड़कने लगा और मुझे एक अजीब सा डर लग रहा था। मैं भी अपने घर वालों के साथ चिपक कर चलने लगा। उसके बाद हम स्टेशन से बाहर पैदल ही चल रहे थे किसी ऑटो को देखने के लिए। तभी मेरे होश फिर उड़ गए, क्योंकि मैंने देखा अभी भी वो लड़की हमारे आगे आगे ही चल रही थी। इस बार मैंने अपने भाई से कहा, इसे देख, ये लड़की भोपाल स्टेशन पर भी बैठी थी और जिस ट्रेन में हम आए शायद उसी बोगी में थी। मेरी बात सुनकर मेरे भाई ने पहले तो मुझे अपनी अजीब सी निगाहों से देखा, फिर कहा, कहां, कौन, किसकी बात कर रहे हो? मैंने फिर अपने भाई से कहा, अरे जो सामने जा रही है। लेकिन भाई ने कहा, भैया क्या हो गया आपको? सामने तो कोई नहीं जा रहा। उसके इतना कहते ही अब मानो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि वो लड़की तो मुझे अभी भी दिख रही थी। और आश्चर्य की बात तो ये थी किसी और को क्यों नहीं दिख रही थी। लेकिन थोड़ी देर में ही पापा ने ऑटो कर लिया और हम ऑटो में बैठकर अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचकर हमने थोड़ी साफ सफाई करी, क्योंकि घर लगभग 15 दिनों से बंद पड़ा था। साफ सफाई के बाद खाना खाकर हम सब आराम करने लगे और मैं भी अपने कमरे में जाकर लेट गया। और थोड़ी देर में मेरी आंख भी लग गई और तभी मुझे नींद में ही ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे बेड पर कोई और भी लेटा हुआ है और वो बहुत जोर जोर से सांसें ले रहा है और उसने एक हाथ मेरे ऊपर भी रखा हुआ है। मैंने तुरंत आंखें खोली तो मानो मेरे होश उड़ गए और उसके साथ ही मेरे मुंह से बहुत जोर से चीखने की आवाज निकली और मैं बेड से कूदकर
तुरंत बाहर की तरफ भागने लगा। मैं रोता, चीखता, चिल्लाता हुआ बाहर भाग रहा था। बाहर मेरे पापा कियारी में साफ सफाई कर रहे थे। उन्होंने मुझे इस हालत में देखा तो तुरंत आकर पकड़ लिया। पापा मुझसे पूछ रहे थे, क्या हुआ शारिक बेटा, क्या हुआ? लेकिन मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मैं बहुत डरा घबराया हुआ था। थोड़ी देर में ही हमारे घर के सभी लोग वहां आ गए। सब मेरे से बार बार पूछ रहे थे, क्या हुआ, क्या हुआ? पर मेरे मुंह से बस इतना ही निकला, वो लड़की अंदर है और वो मेरे कमरे में बिस्तर पर लेटी है। वो वही लड़की है। मैं साफ साफ नहीं बोल पा रहा था। हक लाते हुए मेरे मुंह से शब्द निकल रहे थे। मेरे पापा और भाई बहन सभी लोग तुरंत कमरे के अंदर भाग कर गए, लेकिन उन्होंने देखा कमरे में तो कोई भी नहीं था। कमरा तो पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ था। सबने इधर उधर भी देखा, लेकिन कोई नहीं था और ना ही कोई बाहर भी जा सकता था, क्योंकि घर के चारों तरफ बाउंड्री लगी थी और गेट बंद था। मेरे पापा ने फिर मेरे से कहा, बेटा कोई भी तो नहीं है, कहीं तुमने शायद कोई सपना देखा होगा। रात में भी डर गए थे तुम, इतना लंबा सफर कर कर आए हैं, हम सब लोग थक गए हैं, इसलिए तुम्हें कोई वहम हुआ है। नींद में तुमने सपना देखा होगा। मम्मी पापा भाई बहन सब यही कह रहे थे कि शारिक तुमने कोई सपना ही देखा होगा। सब लोग थोड़ी देर में इधर उधर चले गए, लेकिन मैं अभी भी बहुत दहशत में था, क्योंकि मुझे पता था मैंने अभी तो कोई सपना नहीं देखा है, क्योंकि यह सपना तो नहीं हो सकता। जब मैं बेड से नीचे कूदा तभी भी मैंने देखा वो लड़की बेड पर लेटी हुई थी, जो पहले भोपाल स्टेशन में मिली थी। फिर ट्रेन में मैंने सपना देखा था, और जब हम दिल्ली स्टेशन पर उतरे तब भी वो लड़की उसी ट्रेन से नीचे उतरी थी। आश्चर्य की बात तो यह थी कि वो लड़की मेरे सिवा किसी को नहीं दिख रही थी। यही सब सोचते विचार हुए दहशत के साए में पूरा दिन तो खत्म हो गया, और रात को जब सब लोगों ने खाना खाया और अपने अपने कमरे में सोने को चले गए और मैं भी अपने कमरे में चला गया, मैंने कमरे का दरवाजा बंद करा और बेड पर लेटा। मेरे कमरे की लाइट भी जल रही थी। मैं अपने फोन में कुछ काम कर रहा था। लगभग 1 घंटे बाद, यानी समय 11 हो रहा होगा, तब मैंने सोचा अब लाइट बंद करके सो जाता हूं। मैं बेड से उठा और लाइट बंद करने के लिए गया। तभी मैंने सुना कोई मेरे कमरे की खिड़की बजा रहा है। खिड़की बजाने की आवाज बड़ी जोर जोर से आ रही थी। मैंने तुरंत खिड़की की तरफ देखा तो मैं फिर बुरी तरह दंग रह गया। मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैंने देखा बाहर वही लड़की खिड़की बजा रही थी। वो अपने एक हाथ से, और उसका एक हाथ कटा हुआ था और बाल आगे को बिखरे हुए थे। मेरी नजर उस पर ही थी और मेरे हाथ में मोबाइल फोन भी था। मैंने तुरंत अपने पापा को फोन करा और कहा, पापा मुझे डर लग रहा है, अब वो मेरे कमरे के बाहर खड़ी है। मैंने इतना ही बोला था और मेरे पापा ने भी देरी नहीं लगाई और तुरंत मेरे कमरे पर आकर बोले, खोलो दरवाजा शारिक। मैंने भी तुरंत दरवाजा खोल और डरा सहमा हुआ पापा से लिपट कर रोने लगा। मेरे पापा ने कहा, यहां कोई नहीं है। पापा से कहा, बाहर है देखो, खिड़की के पास। मेरे पापा ने जैसे ही खिड़की के बाहर की तरह देखा, उन्हें वो नजर नहीं आ रही थी और मैं भी उस समय पापा के साथ ही खड़ा था और वो मुझे अभी भी साफ साफ दिख रही थी। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है, जब मैं कमरे के अंदर था तब मुझे वो बड़ी विचित्र हालत में दिख रही थी। उसका हाथ कटा था, खून से तरबतर थी, लेकिन बाहर बिल्कुल सही और बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी हुई अपनी डरावनी मुस्कान लिए मुझे देख रही थी। तभी मैंने अपने पापा से कहा, पापा यह मार देगी, मुझे यह नहीं छोड़ेगी, मुझे अब। पर मेरे पापा ने मुझे समझाते हुए कहा, बेटा कोई नहीं है, बाहर कुछ भी तो नहीं है। पापा लाइट जलाकर देख रहे थे, लेकिन पापा को आसपास कोई नहीं दिख रहा था। उसके बाद पापा मुझे अपने साथ नीचे बरामदे में ले आए। अब घर के सभी लोग भी जाग चुके थे। मम्मी पापा भाई बहन सब लोग थे मेरे साथ बरामदे में, लेकिन मैं जोर जोर से रो रहा था। बस एक ही बात कह रहा था, वो मुझे मार देगी, अब वो नहीं छोड़ेगी मुझे। घर के सब लोग मेरे पास ही बैठे हुए थे और सब मुझे समझाते हुए कह रहे थे, कोई नहीं है, यहां कौन तुम्हें मारेगा, हम हैं,
यहां कोई नहीं मार सकता तुम्हें, और कुछ भी नहीं है यहां। ऐसा क्या हो गया तुम्हें? उसके बाद सबने बरांडे में एक चारपाई रखी हुई थी, सबने मुझे उसी पर लेटा दिया। लेकिन वो लड़की मुझे मेरे सिरहाने के सामने खड़ी फिर दिख रही थी और मुझे वो डरावनी मुस्कान लिए घूर रही थी। और मैं अपनी मम्मी पापा सबको कह रहा था, ये देखो यहीं खड़ी है। लेकिन किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो और किसी को दिख नहीं रही थी। और सब यही कह रहे थे, किसी चीज से डर गया होगा शारिक, इसलिए शारिक को ऐसा वहम हो रहा है। पर अभी तक जो वो लड़की मेरे सिरहाने के पास खड़ी थी, अब वो मेरे सीने पर आकर बैठ गई और अपने लंबे लंबे नाखून मेरे गले में घुसाने लगी। अब मेरी चीखने चिल्लाने की आवाज बहुत तेज हो चुकी थी। मेरे गले से बहता खून देखकर घर वाले बहुत डर गए और मेरी मम्मी भी रोने लगी और पूरे घर में दहशत का माहौल हो गया। लेकिन मेरे पापा ने शायद किसी को भेज दिया था। घर से थोड़ा दूर एक मौलवी साहब के पास जो झाड़ा फूकी करते हैं, हमारे पड़ोस के एक भैया मौलवी साहब को लेकर उसी वक्त पहुंच गए। मौलवी साहब ने बरांडे में कदम रखते ही घर के सब लोगों को कहा, सब दूर हट जाओ, इस लड़के के पास अभी कोई मत खड़े रहना, सब दूर हो जाओ। मौलवी साहब ने मेरे ऊपर कुछ पढ़ के फूंका या कुछ और, यह तो पता नहीं, और उसके बाद जोर जोर से पढ़ने लगे। मौलवी साहब तो पढ़ रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था मैं अब अपने बस में नहीं था और मेरे मुंह से अपने आप आवाज निकल रही थी, यह मुझे पसंद आ गया है और मैं भी इसे पसंद हूं, इसलिए मैं इसको लेकर जाऊंगी। मौलवी साहब ने पढ़ते पढ़ते जोर से कहा, कौन है तू, बोल, कौन है तू, कहां से आई है? शायद वो मेरे अंदर प्रवेश कर चुकी थी, इसलिए मेरे मुंह से अपने आप आवाज निकल रही थी और जो मैं नहीं बोलना भी चाहता था वो वही कह रही थी। इसको मैंने देखा और यह मुझे पसंद आ गया और मैं भी इसको पसंद हूं, इसलिए अब यह सिर्फ मेरा है और मैं इसको लेकर जाऊंगी। मौलवी साहब शायद समझ चुके थे कि यह क्या है और कौन है, इसलिए मौलवी साहब ने कहा, अच्छा तू रुक, अभी बताते हैं। फिर मौलवी साहब ने कहा, तू अभी प्यार से छोड़कर चली जा, वरना तुझे नस्तो नाबूद कर देंगे हम। लेकिन मेरे मुंह से बड़ी भयानक आवाज निकल रही थी। वो कह रही थी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसको लिए बिना नहीं जाऊंगी यहां से, क्योंकि यह मुझे पसंद आ गया है और मैं भी इसको पसंद हूं। उसकी बात सुनकर मौलवी साहब ने कहा, चल ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक गर्म सरिया लाकर मेरे पैर के तलवे पर रख दिया। मुझे उस गर्म सरिया का असर कुछ भी नहीं हो रहा था। तभी मैंने देखा, और उस समय सब लोगों ने देखा कि वो वहीं पर सबके सामने आ गई और उसने गुस्से में कहा, ए मौलवी, छोड़ दे मुझे, वरना सबसे पहले तुझे ही मारूंगी, फिर इन सबको। हट जा मेरे रास्ते से, मुझे तुम सबसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस यह लड़का चाहिए। फिर मौलवी साहब ने कहा, अभी मैं तुझे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, नहीं तो अभी भाग जा यहां से और कभी लौटकर मत आना। मौलवी साहब ने इतना कहा और कुछ पढ़ा और मुझ पर जोर से फूंका। तभी उसकी रोने चीखने की आवाज बढ़ गई और मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। और जब थोड़ी देर बाद मुझे होश आया तो सब लोग मेरे पास खड़े हुए थे। मौलवी साहब पापा से बोल रहे थे, शारिक ने इसको देखा होगा और इसे वो अच्छी लगी होगी, इसलिए उसे भी शारिक पसंद आ गया। अगर तुम लोग थोड़ा और देर कर देते मुझे बुलाने में, तो शायद आज वो बला शायद कुछ बुरा भी कर सकती थी और वो शारिक को अपने साथ ले जा सकती थी। उसके बाद मौलवी साहब ने कुछ पढ़कर मुझ पर दम करा और मुझे एक ताबीज दिया और मेरे गले में डाल दिया। फिर कहा, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। इतना कहकर वो तो चले गए, पर मैं उसी दहशत में उस रात तो क्या कई रातों तक नहीं सो पाया और मैंने उसके बाद से कभी भी ट्रेन से सफर नहीं किया। इस कहानी को आज मैंने आपके सामने बता तो दी, लेकिन सच मानो यह कहानी बताते समय आज मेरी रूह फिर कांप रही है। आज भी मैं उस दहशत में हूं। हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग सस्पेंसिंग हॉरर स्टोरी लाते रहते हैं, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को
ऑल पर करना मत भूलना। इससे हमारी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकेगी। तो जब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। नाम शारिक